हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मचने वाला है धमाल, बिकॉज आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी और सीबीएसई मींस क्लास 12 बोर्ड्स के एमसीक्यू डिस्कशन। उसमें भी आज हम चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं। ये वीडियो ऑन डिमांड है। आज की वीडियो में हम करेंगे क्या, हमारे पास जो है हम बहुत सारे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 के रिलेटेड, जिसके अंदर गुजकेट के एमसीक्यूज आ जाएंगे। क्लास 12 में सीबीएसई के प्रीवियस ईयर जो एमसीक्यूज पूछ चुके हैं वो भी आ जाएंगे, और मोस्ट रेलेवेंट मींस मोस्ट रेलेवेंट एमसीक्यूज जो पूछा सकते हैं एग्जाम के अंदर, वो सारे कुछ आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे। इसी तरह की हमारी सीरीज आएगी चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 पूरा टर्म 1 के लिए पूरी सीरीज आने वाली है। तो आप लोग अगर पूरी सीरीज देखना हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। देखो, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप इसको ट्राई करो, तब तक मैं इसको सॉल्व करता हूँ। क्या लिखा है, अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू एग्जैक्टली इक्वल पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। मीन्स दो प्लस क्यू चार्ज के बीच में एक छोटा चार्ज जो कि स्मॉल क्यू है वो उसके एग्जैक्टली बीच में रख दिया गया है सेंटर में। द सिस्टम ऑफ द चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इस क्यू इज इक्वल टू, इस क्यू की वैल्यू पूछी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बोला है क्वेश्चन के अंदर कि सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम इक्विलिब्रियम मतलब क्या कि इसके बीच में फोर्स 0 होगा, इसके बीच में फोर्स 0 होगा, इसके बीच में फोर्स 0 होगा। सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है। बीच में मान लेते हैं इसके बीच में डिस्टेंस है, हम रैंडमली मान लेते हैं इसके बीच में डिस्टेंस अगर 2D मान लेते हैं, जिससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो यहाँ और यहाँ के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा d, और यहाँ के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा d। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, एक इसके बीच में फोर्स निकाल लेते हैं और एक इन दोनों के बीच में फोर्स निकाल लेते हैं। हमको स्मॉल क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले इन दोनों के बीच में फोर्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, k क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है d स्क्वायर, तो इसके बीच में आ जाएगा d स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों बीच में फोर्स आ जाएगा क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है 2d का होल स्क्वायर। अब मैंने इन दोनों बीच में क्यों लिखा, यहाँ इन दोनों बीच में क्यों नहीं लिखा, बिकॉज इन दोनों बीच में लिखता तो क्यू कैंसिल हो जाता, अपने को क्यू की वैल्यू मिलती ही नहीं। इसलिए हमने इन दोनों को और इन दोनों को इक्वेट किया। सिस्टम 0 है मतलब इसके बीच में फोर्स 0, इसके बीच में फोर्स 0, सबके बीच में फोर्स 0 है, ठीक है। तो किसी भी दो को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखोगे, जहाँ से क्यू कैंसिल, के कैंसिल, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, तो क्यू इक्वल टू क्या आ रहा है, कैपिटल क्यू बाई 4। क्यू इक्वल टू क्या आ रहा है, कैपिटल क्यू बाई 4। अब बताओ यहाँ पे कैपिटल क्यू बाई, देखो तो कैपिटल क्यू बाई 4 ऑप्शन में नहीं है। बताओ यहाँ पे कैपिटल क्यू बाई 4 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस क्यू बाई 4। माइनस क्यू बाई 4 का रीजन है, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा। यहाँ से ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, यहाँ से ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, तभी जो है बीच में एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम मेंटेन हो पाएगा। तो बीच में हमारा जो चार्ज होगा वो कंपलसरी नेगेटिव होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो चार्ज आएगा नेगेटिव आएगा, इसको आप नोट भी कर सकते हो, ओके। तो होप सो आपको पहला क्वेश्चन समझ पड़ेगा। आंसर आएगा माइनस क्यू बाई 4। तो आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो देखो, सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो उसको भी आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 8q एंड माइनस 2q आर लोकेटेड एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू l। x इक्वल टू 0 पर कौन सा है, 8q है, और x इक्वल टू l पर कौन सा है, माइनस 2q है, ठीक है। ये x इक्वल टू 0 पर है और ये x इक्वल टू l पर है, ठीक है। मतलब इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, इनके बीच में डिस्टेंस है l। द लोकेशन of the point on the x-axis where the net electric field due to this point charge will be 0। अब बताओ यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ पे होगी। चलो मान लेता हूँ माइनस 2q यहाँ पे है और ये 8q यहाँ पे है, ठीक है। तो इनके बीच में डिस्टेंस l है। अब मेरे को बताओ कौन से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, आउटसाइड पॉइंट पर कि इनसाइड पॉइंट पर। सबसे पहला क्वेश्चन यही है मेरा। तो देखोगे इनसाइड पॉइंट पर, तो बिकॉज यहाँ पर हम नेट जो है टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का अट्रैक्शन और क्या बोलते हैं पॉजिटिव और पॉजिटिव का रिपल्सन, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। देखो इसकी वजह से फोर्स, देखो यहाँ पर पॉजिटिव, तो इसकी वजह से फोर्स इस तरफ, इसकी वजह से फोर्स भी इस तरफ, तो दोनों फोर्स कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो बीच में कहीं भी चार्ज 0 नहीं होगा। अब आउटसाइड पॉइंट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर
इस पॉइंट पर चेक कर लेता हूँ, तो इसके वजह से फोर्स इस तरफ और इसके वजह से फोर्स अट्रैक्शन, देखो यहाँ पे प्लस क्यू नॉट रखते हैं ना, पॉजिटिव डैश चार्ज, तो ये प्लस और प्लस रिपल्सन होगा और ये प्लस और माइनस का अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फोर्स जीरो हो सकता है, फोर्स इक्वेट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे मैंने इस तरफ क्यों नहीं लिया, ध्यान से देखोगे, बिकॉज ये चार्ज जो है इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा है, तो अगर मैं ये चार्ज के पास लूंगा ना कोई पॉइंट, तो ये चार्ज जो है उसको डोमिनेट करेगा, उसका फील्ड डोमिनेट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स ज़्यादा आएगा, इसलिए मेरे को, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है इसलिए मेरे को इससे दूर रखना पड़ेगा। इसलिए मान लेता हूँ कि यहाँ से -2q से x डिस्टेंस दूर, यहाँ पर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब क्या बोला है, पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जीरो ऐसा मान लेते हैं इस पॉइंट P पर, क्योंकि यहाँ पर इसका फोर्स और इसका फोर्स आपस में दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखता हूँ, पहले इस -2q उधर से लिखूंगा तो आ जाएगा k इंटू -2q अपॉन डिस्टेंस कितना है x², ठीक है। और इस अच्छा मैं डायरेक्शन तो हम खुद ही असाइन कर रहे हैं, देखो डायरेक्शन तो हम खुद ही असाइन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर साइन रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इसके उधर से फोर्स आएगा अट्रैक्शन और इसके उधर से फोर्स आएगा रिपल्सन, डायरेक्शन हम खुद ही असाइन कर दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर डायरेक्शन लिखने -4 लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। अब 8q की वजह से क्या होगा, P पॉइंट पर हो जाएगा k इंटू 8q अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा l प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से k कैंसल और q है, सॉरी यहाँ तो मैं लिख देता हूँ q, तो ये q से q कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखोगे 2 4 8 हो जाएगा, तो क्या बच रहा है देखो l प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है 4, मीन्स क्या आ जाएगा l प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू आएगा प्लस और -2। तो एक बार प्लस के लिए सॉल्व कर लेते हैं, एक बार माइनस के लिए सॉल्व करेंगे, तो प्लस के लिए सॉल्व करूंगा तो l प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2, और एक बार सॉल्व कर लेता हूँ l प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू हो जाएगा -2, दोनों के लिए सॉल्व कर लो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा l इक्वल टू एक्स आ जाएगा, ठीक है। देखो 2x ऊपर गया, 2x माइनस x, तो l इक्वल टू एक्स आया, यहाँ पर क्या आ जाएगा -2x माइनस एक्स, मीन्स यहाँ पर जो आंसर आ रहा है -l/3 आ रहा है, तो ये हमारा x की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, पॉजिटिव होगी, इसलिए ये हमारा आंसर वैलिड नहीं होगा, हमारा आंसर वैलिड है l इक्वल टू एक्स, मीन्स यहाँ पर जो x की वैल्यू है उसकी वैल्यू l आई है। लेकिन पूछा गया है यहाँ पे, ध्यान से देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज इज 0, तो यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस आएगा वो, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में एक टर्म मिसिंग है, उन लोगों को पूछना चाहिए था कि 8q से कितना पॉइंट दूर है। देखो क्वेश्चन में एक्चुअली ये क्वेश्चन होता है कि इससे ये चार्ज मतलब इससे कितने दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा ना करेक्ट, वो करेक्ट ऑप्शन है 12, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है 12, बिकॉज यहाँ और यहाँ का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है 12। क्वेश्चन में एक वर्ड मिसिंग है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखना चाहिए था उन लोग को कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज 0 फ्रॉम द पॉइंट 8q, तो फ्रॉम द पॉइंट 8q पूछेंगे तभी हमारा आंसर 12 आएगा, अगर फ्रॉम द पॉइंट -2q पूछा तो हमारा आंसर आ जाएगा l, ठीक है। तो जहाँ पर भी पूछा हो क्वेश्चन में उसी हिसाब से आप देख लेना, ओके। तो होप्स आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो देखो अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप भी इसको मेरे साथ ट्राई करते जाओ, इसको सिर्फ देखोगे तो समझ नहीं पड़ेगा, जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस +3 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। 2 पॉइंट चार्ज है, कौन से +3 माइक्रोकूलम और +8 माइक्रोकूलम, रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। इनके बीच में जो फोर्स आ रहा है जो कि k इंटू 3 इंटू 8 इंटू 10⁻12, मैंने इन दोनों का माइक्रोकूलम को 10⁻12 लिख दिया अपॉन जो भी डिस्टेंस है उनके बीच में मान लेता हूँ d²। तो इसकी जो फोर्स की वैल्यू आ रही है 40 न्यूटन आ रही है। उसके बाद क्या बोला क्वेश्चन में, इफ अ चार्ज ऑफ -5, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखना। इफ अ चार्ज ऑफ -5 कूलम इज एडेड टू ईच ऑफ देम, दोनों में मतलब -5 कूलम चार्ज ऐड कर दिया, तो अब इन लोगों के बीच में जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, ठीक है। अब इनके बीच में जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, देखो अगर मैं दोनों में -5 ऐड कर देता हूँ, इसमें -5 ऐड कर देता हूँ, इसमें -5 ऐड कर देता हूँ, तो इसमें मेरा आंसर ये मेरा हो जाएगा, इसका टोटल हो जाएगा मेरा -2 माइक्रोकूलम, और इसका टोटल जो हो जाएगा मेरा आ जाएगा 3 माइक्रोकूलम, है ना। -5 अगर ऐड करूँगा तो
तो 8 माइनस 5 हो जाएगा 3, और 3 और -5 हो जाएगा -2। तो अब हमारे जो न्यू चार्जेस हैं, हमारा जो न्यू चार्ज है वो क्या क्या आया है, एक -2 माइक्रोकूलम और एक 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो हमारा जो फोर्स की वैल्यू आएगी इस बार क्या आएगी, इस बार फोर्स की वैल्यू K इंटू 2 इंटू 3 अपॉन, देखो यहाँ पर -2 कूलम है तो उसका भी ध्यान रखेंगे हम, K इंटू 2 इंटू 3 अपॉन डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस d² होगा। तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है, देखो ध्यान से, हम यहाँ पर किसी K अपॉन d² की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। देखो यहाँ पर K अपॉन d² की वैल्यू पुट, या तो दोनों का रेशियो ले लेते हैं, हम एक काम करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 अपॉन F। देखो 40 अपॉन F, इन दोनों का रेशियो लूंगा तो 40 अपॉन F, ये K से K कैंसिल हो जाएगा, ये d² से d² कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर भी आएगा 10⁻²⁰, तो 10⁻²⁰, 10⁻² कैंसिल, ऊपर आ रहा है 24, 3 8 24, और नीचे आ रहा है 2 3 6 आ रहा है, तो ये जाएगा 4। तो F की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 40/4 मीन्स इक्वल टू 10 न्यूटन। पर यहाँ पे माइनस साइन है, देखो ध्यान से, पहले स्टार्टिंग में दोनों चार्ज पॉजिटिव थे, लेकिन हमने 5 माइक्रोकूलम चार्ज ऐड किया -5, तो एक चार्ज नेगेटिव बन गया, एक चार्ज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो गया ना। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, पर पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, मीन्स यहाँ पे जो आंसर आएगा F इक्वल टू वो -10 न्यूटन आएगा। अब यहाँ पर माइनस रख के देख भी सकते थे, बिकॉज देखो एक -2 है तो यहाँ पर -2 रखूंगा तो मेरा फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा -10। अच्छा, माइनस क्यों आया, पहले दोनों पॉजिटिव चार्ज थे, तो चलो फोर्स मान लो इस डायरेक्शन में आया, पर एक पॉजिटिव और नेगेटिव कर दूंगा तो फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा जो आंसर आया -10 कूलम आंसर होगा, -10 न्यूटन। ओके, तो होप्स आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो इसको भी आप ट्राई कर लो एक बार। अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड, सारे क्वेश्चन रैंडमली, ऐसा नहीं कि टॉपिक वाइज आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 के ही हैं, लेकिन सब क्वेश्चन मिक्स्ड हैं। ओके, तो अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड ऑन वन वर्टेक्स ऑफ अ क्यूब, हमारे पास इस तरह से क्यूब है, ध्यान देखो हमारे पास इस तरह से क्यूब है। अगर मैं यहाँ पे क्यूब ड्रॉ करूं, देखो ये मेरा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड ऑन द वर्टेक्स ऑफ अ क्यूब, अंदर नहीं रखा गया है, एक वर्टेक्स पे यहाँ पे एक चार्ज रख दिया गया है क्यू। अब पूछा गया है क्वेश्चन में द फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी वन सरफेस ऑफ अ क्यूब। पहली बात तो चार्ज यहाँ पर सरफेस पर रखा गया है, तो मान लो स्फीयर होगा, यहाँ पर चार्ज सरफेस पर रखा गया है, तो यहाँ पे ऐसे हमको क्या बोला, हमको गॉस लॉ लगाना होता है, और गॉस लॉ लगाने के लिए हमको एनक्लोज्ड सरफेस चाहिए, याद है कि नहीं, एनक्लोज सरफेस। तो यहाँ पर इसके जैसे मेरे को 8 क्यूब और रखने पड़ेंगे ये चार्ज को एनक्लोज करने पर। अब इमेजिन करो कि आप क्यूब क्या बोलते हैं, आपने वो पजल सॉल्व किया ना, उसको इमेजिन करो कि यहाँ पर अगर चार्ज रख दूंगा, अगर इसको मेरे को क्लोज सरफेस बनाना है तो मेरे को टोटल यहाँ पर एक यहाँ पर लगाना पड़ेगा क्यूब, एक आगे आगे और 4 ऐसे पीछे लगाने पड़ेंगे, तब ये कवर होगा। इसका मतलब हमारा नेट फ्लक्स जो होता है, नेट फ्लक्स क्या होता है, वो होता है Q/ε0। ठीक है, थ्रू अ क्लोज सरफेस। तो यहाँ पे क्लोज सरफेस कितना होगा, एक क्यूब की वजह से ऐसे टोटल 8 क्यूब लगेंगे, तो यहाँ पर 8 टाइम्स ऑफ फाई इक्वल टू हो जाएगा Q/ε0। तो यहाँ पे फाई आ जाएगा Q/8ε0। लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि एक क्यूब में कितना जाएगा, क्या पूछा है क्वेश्चन में अंदर, द फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी वन सरफेस ऑफ अ क्यूब। ऐसे एक सरफेस मतलब क्यूब के ऐसे टोटल, एक क्यूब के टोटल 6 सरफेस होते हैं, तो ऐसे एक सरफेस के अंदर कितना फ्लक्स पास होगा वो हमको यहाँ पे ढूंढना है। ठीक है, तो उसको कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पर देखो पहली बात तो ध्यान से, ये क्यूब है, इसके जो पैरेलल वाले होंगे उसमें तो फोर्स 0 आ जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें क्या है कि क्यूब के ये वाले जो साइड होंगे उसमें एरिया वेक्टर 0 हो जाता है। मतलब इसके अंदर, क्यूब के अंदर ऐसे 3 ही साइड हैं जिसके अंदर से फ्लक्स पास होगा, यहाँ से एक ये साइड और एक ये नीचे वाला साइड और एक जो है देखो एक ये साइड हो जाएगा, एक ये वाला और एक ये वाला, ये 3 साइड में जो है फ्लक्स 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, मेरे को Q/8ε0 को 1/3 करना पड़ेगा। मीन्स हमारा जो नेट आंसर आएगा वो आंसर आएगा 1/3 टाइम्स ऑफ Q/8ε0।
ठीक है। अगर आपको नहीं समझ पड़ा ना तो इसके ऊपर याद रख लो आप कि क्यूब के किसी एक वर्टेक्स पर रखा हो और पूछा है कि क्यूब के एक सरफेस पर कितना फ्लक्स आ रहा हो, तो उसका आंसर डायरेक्टली याद रख लो आप कि क्यूब बाई 24 एप्सिलॉन नॉट आता है। अगर अंदर रखा हो, बैठा अंदर, अब पूछा होता किसी एक सरफेस पर, किसी एक साइड में, तो हमारा आंसर आता है क्यूब बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अंदर रखा हो तो। अगर पूरे क्यूब में पूछा हो तो क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट, आपको सब याद करा दे रहा हूँ। वैसे ये किस तरह से आता है आपको समझाता हूँ। देखो, इसको कवर करने के लिए टोटल मेरे को 8 क्यूब रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पे आगे 4 और पीछे 4। इसका मतलब क्या है कि 8 फाई इक्वल टू क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फाई इक्वल टू आ जाता है क्यूब बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान देखोगे ना तो एक क्यूब में भी है जो है 3 साइड जो है सिर्फ फालतू में दी है। देखो, ये साइड और ये साइड और ये पीछे वाला साइड, ये तीनों साइड में से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, बिकॉज उनका एरिया वेक्टर जो है उसके परपेंडिकुलर हो जाता है। इस सरफेस का एरिया वेक्टर जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो वो जो है मेरा वो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, वो कोई भी फ्लक्स एनक्लोज नहीं करेगा, ठीक है। ये साइड और ये साइड, देखो ये आगे वाला साइड, ये और ये, इसी 3 साइड में फ्लक्स जाएगा, इसलिए मैंने इसको 1/3 से डिवाइड किया, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। नहीं समझ पड़ा जिसको आप याद कर लो, ओके। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। जानता हूँ कि बोर्ड के लिए कॉम्प्लेक्स हो गया, वैसे बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन अगर आ गए तो आप इसका सिर्फ फॉर्मूला का आंसर याद करके रख लो, ओके। फिर क्या बोला है, व्हेन 2 स्फीयर्स हैविंग 4q एंड -2q चार्ज आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग फ्रॉम देम इज, मतलब यहाँ पे एक +4q चार्ज है, यहाँ पे एक -2q चार्ज है, उनके बीच में सर्टेन डिस्टेंस जो कि मान लेते हैं हम d है, ठीक है, और इनके बीच में फोर्स लग रहा है, उसको F बोला गया है। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, K इंटू 4q इंटू 2q अपॉन d²। उसके बाद क्या बोला गया है, नाउ दे आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर एंड अगेन सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अच्छा, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने से क्या होता है, चार्ज जो है इक्वली डिवाइड हो जाता है। देखो, अगर मैं इन दोनों को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दूंगा तो हमको क्या पता है कि चार्ज जो है इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे टोटल नेट चार्ज कितना है, तो 4q - 2q, यहाँ पे नेट चार्ज है 2q, ठीक है, 4q - 2q, तो चार्ज इक्वली डिवाइड होना होगा, तो एक को q दे देता हूँ और दूसरे को भी q दे दूंगा, तो चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। कंडक्टिंग वायर से कभी भी कनेक्ट किया, इसका मतलब क्या होता है कि चार्ज जो है इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अगर उसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दोगे तो चार्ज जो है यहाँ वहाँ जाके अपना बैलेंस आउट कर लेगा, इक्वली डिवाइड हो जाता है चार्ज। तो देखो, इसका नेट चार्ज कितना है, 4q - 2q, नेट चार्ज है 2q, तो यहाँ पे q चला गया, यहाँ पे q चला गया, चार्ज जो है इक्वली डिवाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बीच में डिस्टेंस कितना दिया है बाद में, हाफ ऑफ द प्रीवियस सन, देखो बोला गया है, नाउ दे आर केप्ट एट डिस्टेंस हाफ ऑफ द प्रीवियस सन। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना, इस बार जो d/2 है, तब बोला गया इनके बीच में फोर्स कितना आएगा, तो फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स आएगा kq² अपॉन d²/4, d²/4, 4 ऊपर आ गया। ध्यान से देखोगे ये कितना आ रहा है, ये देखो आ रहा है 8q² अपॉन d², और ये आ रहा है 4, मीन्स हमारा f जो फाइनल आया है वो f/2 आ रहा है, ठीक है। इसको f2 बोल दो, तो f2 इज f/2, इसको बाई 2 कर दोगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा। रेशियो लेके देख लो दोनों का रेशियो लोगे तो f/2 आ जाएगा, मीन्स अपना जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो होप सो को क्वेश्चन समझ पड़ा। जब भी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया उसको आप पॉइंट नोट कर लो, जब भी किसी कंडक्टर को कंडक्टिंग मीन्स चार्ज को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया तो चार्ज जो है इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। उन दोनों चार्ज को सम करके देख लेना कितना चार्ज हो रहा है, और बाद में उन दोनों को इक्वली डिवाइड कर देना, ठीक है। तो होप सो आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो देखो ध्यान से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस इज 16 न्यूटन। ये ध्यान से, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर गुजकेट के क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से ट्राई करो पॉज करके। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस इन वैक्यूम इज 16 न्यूटन, ठीक है। मान लेते हैं 2 पॉइंट चार्ज हैं, कोई भी उनके बीच में डिस्टेंस d है, तो उनका फोर्स जो आ रहा है, मान लेते हैं चार्ज q है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फोर्स आएगा वो आएगा kq² अपॉन d², ठीक है। ये क्या है, वैक्यूम में फोर्स क्या आएगा, वैक्यूम में आएगा, ओके। इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम में एप्सिलॉन नॉट होता है, इक्वल टू आ जाएगा q² अपॉन d²। उसके बाद क्या बोला गया क्वेश्चन में,
कि इफ द सेम टू चार्जेस आर केप्ट इन सर्टन डिस्टेंस इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया है जिसका 8 है, तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इज नाउ, तो यहाँ पे देखो मैं F2 लिखता हूँ जो कि मीडियम में रखा गया है, उसको मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मीडियम लिख देता हूँ, इक्वल टू आ जाएगा Q²/D²। ठीक है, इस तरह से डिस्टेंस सेम रखा है ना, ओके। तो यहाँ पे जो F2 आएगा उसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, वो कितना आएगा, जो कि F1 हमको दिया है कि 16 न्यूटन है, ये हमारा फोर्स 16 न्यूटन है। तो हमको पता है जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, जो कि होता है मतलब रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, इस तरह का रेशियो होता है। तो ध्यान से देखोगे तो आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है, याद रख लो कि F इन एनी मीडियम इज इक्वल टू F0 बाई रिलेटिव परमिटिविटी। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखो, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। इसलिए हमारा देखो आंसर क्या देगा, F ऑफ मीडियम इक्वल टू F0 कितना है 16, रिलेटिव परमिटिविटी कितना है 8, हमको 8 दिया है ना क्वेश्चन के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो यहाँ पे अपना F मीडियम आ जाएगा 2 न्यूटन। ठीक है, आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता हो तो देखो, अगर फॉर्मूला नहीं पता हो तो किस तरह करेंगे, तो वैसे तो आप फॉर्मूला नोट कर लो, ये फॉर्मूला नोट कर लो आप डायरेक्टली कि F इन एनी मीडियम इक्वल टू F0 बाई के जो हो जाएगा वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा, डायरेक्टली आप इसको नोट कर लो। लेकिन आपको नहीं पता हो तो कैसे करोगे आप, हमको पता है कि रिलेटिव परमिटिविटी ये मीडियम अपॉन दिस होता है, तो देखो ध्यान से इन दोनों का रेशियो लूंगा तो क्या देगा 16/F2 इक्वल टू रेशियो लेंगे तो देखो इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, इन दोनों का रेशियो लेंगे, देखो D² से D² कैंसिल, Q² से Q² कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या बच रहा है देखो ध्यान से, ये ऊपर चला जाएगा ना 16/F2, तो 1/ε0 इक्वल टू आ रहा है 1/ε0 मीडियम, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा ε0 मीडियम अपॉन ε0। इसकी वैल्यू हमको पता है कि रिलेटिव परमिटिविटी होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम के भी बोलते हैं। तो 16/F2 इक्वल टू हो रहा है के, तो F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/K, के की वैल्यू है 8 न्यूटन, तो यहाँ पे अपना 8 है, तो यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा 2 न्यूटन। ठीक है, हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखो तो भी आपका काम चल जाएगा, बोर्ड में आपका काम चल जाएगा। ठीक है, होप सो आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो हम उसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन अ 10 माइक्रोकूलम चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज सरफेस द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस इज 5। मतलब क्या बोल रहा है कि एक क्लोज सरफेस है मान लो, ठीक है, उसके अंदर अगर 10 माइक्रोकूलम चार्ज है तो हमारा जो फ्लक्स आ रहा है वो 5 आ रहा है। 5 की वैल्यू क्या होती है Q/ε0 है ना, मीन्स 5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है। क्या बोल रहे ध्यान से, नाउ अनदर +10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड इनसाइड द क्लोज सरफेस द फ्लक्स थ्रू इज, जैसे मान लो 10 माइक्रोकूलम है, उसके ऊपर से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, एग्जांपल मान लो, तो और मैं 10 माइक्रोकूलम ऐड कर दूंगा तो और 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी ना। अब वही तो होता है, फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस। अब ध्यान देखोगे जो फ्लक्स होता है ना वो चार्ज पे डिपेंड करता है, चार्ज की वैल्यू बढ़ाओगे तो फ्लक्स भी बढ़ जाएगा, तो हमारा जो नेक्स्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा 2/5 हो जाएगा। देखो चार्ज को डबल कर दिया तो फ्लक्स भी हमारा डबल हो जाएगा, 5 से 2/5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी ना अंदर, अगर चार्ज बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी कि नहीं। मान लो पहले अगर 4 आ रही थी और एक्स्ट्रा 4 डाल दिया तो और 4 आ जाएंगी, टोटल 8 हो जाएगा कि नहीं, एग्जाम्पल के तौर पर। इसलिए हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 2/5 आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द 3 वर्टाइसेस ऑफ ए स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास स्क्वायर है मान लो, और 3 आइडेंटिकल चार्ज है, मान लेता हूं मैं Q1 Q2 Q3 बोला सब, लेकिन सब आइडेंटिकल है, ये बात ध्यान रखना, Q1 Q2 Q3 ये सारे आइडेंटिकल हैं। द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2, इसके बीच में जो फोर्स है F12 है और इसके बीच में जो फोर्स है वो F13 है, तो F13 अपॉन F12 हमको ढूंढना है। तो F12 क्या होगा बताओ, F12 जो होगा इसके बीच में डिस्टेंस मान लेता हूँ D, तो ये भी D होगा, तो F12 हो जाएगा K और Q, चलो मान लेता हूँ दोनों चार्ज सेम है तो उसको Q² बोल देता हूँ, तो K Q² अपॉन D²।
और F13 क्या होगा, देखो क्या हो जाएगा K क्यू स्क्वायर, 4 तो सेम ही है ना, आइडेंटिकल बोला है, अपॉन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये D है तो ये हो जाएगा √2D, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट, तो हो जाएगा √2D का होल स्क्वायर, मीन्स हो जाएगा 2D स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से देखो दोनों का रेशियो लूंगा अगर F13 अपॉन F12, तो यहाँ पे बचेगा 1/2 और यहाँ पे बचे, ये सब तो कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे 1 बचेगा, मीन्स अपना आंसर आ रहा है 1/2, मीन्स हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है 1/2। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना था, इजी क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर गुजकेट के क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा लाइकली चांसेस है कि पूछा सकते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस, इसलिए क्वेश्चंस करना जरूरी है। ठीक है, तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E। ठीक है, हमारे पास इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, और क्या बोला है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इसके पैरेलल रखा है, मीन्स इनिशियली जो है एंगल जैसे -q + q, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ये आएगा P का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। देखो इनिशियली दोनों बीच में एंगल है 0 डिग्री, अब बाद में क्या किया, इसको रोटेट कर दिया 180 डिग्री से, तो अपना अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना आएगा, इसको रोटेट कर दो 180 डिग्री से, तो लास्ट में ये कंडीशन हो जाएगा कि यहाँ पे आ जाएगा -q चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा +q चार्ज, ये P और ये q, मीन्स इनिशियली थीटा = 0 है, बाद में थीटा = 180 डिग्री है। तो अब वर्क डन का कोई भी फॉर्मूला यूज करो, देखो हमको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है -P cos थीटा, ये हमको पता है, और हमको पता है जो वर्क डन होता है वो होता है U@θ2 - U@θ1, ये पता है। या तो आपको दूसरा फॉर्मूला भी पता होगा वर्क डन का, वर्क डन का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कि होता है PE cos θ1 - cos θ2, जो फॉर्मूला आपको पता है वो लगा दो। चलो हम इसके दोनों फॉर्मूलास करके दिखाते हैं। देखो वर्क डन क्या होता है U@θ2 - U@θ1, तो U@θ2, तो θ2 क्या है 180 डिग्री है, θ2 क्या है 180 डिग्री, तो -PE cos हो जाएगा 180 डिग्री, तो इसका आंसर आ रहा है +P। देखो 180 डिग्री -1 होता है ना, तो माइनस हो जाएगा प्लस, और U@θ1 क्या हो जाएगा, अब 0 डिग्री हो जाएगा ना, बिकॉज θ1 क्या इनिशियली 0 पर था, बाद में θ1, ये θ2 है और ये θ1 है, तो θ1 क्या हो जाएगा -P cos 0 होता है 1, तो θ1 पे आ रहा है -P, तो हम वर्क डन निकालेंगे, तो वर्क डन आ जाएगा देखो PE θ2, देखो U@θ2 - U@θ1, तो आ जाएगा PE और -PE, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2PE। ठीक है, डायरेक्टली हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2PE होगा। ठीक है, आपको नहीं आ रहा हो ये तो ये फॉर्मूला यूज करो डायरेक्टली, तो P cos θ1 क्या है, θ1 है 0 डिग्री, तो cos 0 हो जाएगा 1 θ2 क्या है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री क्या हो जाएगा -1, तो P 1 -1, तो अपना आंसर आ जाएगा 2PE। ठीक है, तो आप किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, चाहे ये फॉर्मूला चाहे वो फॉर्मूला, आप यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है आपको बस, फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में ज़्यादा, लेकिन कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। ओके, इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, तो उसको भी आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस आर शोन इन द फिगर, फ्लक्स लिंक्ड विथ क्लोज सरफेस P एंड Q रेस्पेक्टिवली। P में क्या दिया, देखो P में इस तरह का फिगर दिया है, एक +Q बाहर दिया है, अंदर दिया है +Q -Q, ये P वाला है, और Q वाला क्या है +Q और -Q अंदर दिया है और बाहर दिया -Q। पहली बात तो पूछा है कि फ्लक्स लिंक कितना होता है, फ्लक्स लिंक वाले को तो अंदर के चार्ज से मतलब होता है, बाहर जो चार्ज है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो फ्लक्स लिंक वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q नेट क्या है इसके अंदर नेट चार्ज देखोगे, ये क्या है -Q है, तो नेट चार्ज इसके अंदर -Q है, देखो -Q और -Q +Q, तो नेट चार्ज इसके अंदर आएगा -Q, मीन्स आएगा -Q/ε0। ठीक है, P का, और फ्लक्स एट पॉइंट Q क्या आएगा, इसके अंदर नेट चार्ज देखो
2q माइनस क्यू, नेट चार्ज आएगा q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसका जो आएगा आंसर q बाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यू, मतलब पूछा क्या है p और q का, तो p में आएगा माइनस क्यू और इसमें आएगा प्लस क्यू। ध्यान रखना जो फ्लक्स लिंक होता है वो सिर्फ उसको अंदर के चार्ज से मतलब होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा होता है ना तो सारे चार्जेस कंसीडर करते हैं, हम बाहर वाला अंदर वाला दोनों कंसीडर करते हैं। लेकिन फ्लक्स पूछा है तो फ्लक्स वाले को सिर्फ अंदर वाले चार्ज से मतलब होता है, बाहर वाले चार्ज से उसको कोई मतलब नहीं होता। ओके, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो माइनस और प्लस, मीन्स सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट in between the points separated by parallel sheet of infinite dimension। इस तरह से हमारे पास पॉइंट है जिसका इनफाइनाइट डायमेंशन है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया है, मान लो इस तरह सिग्मा दिया है, इनफाइनाइट प्लेट्स हैं, ओके, इनफाइनाइट सेम प्लेट। पूछा क्या, बोला क्या गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट इन बिटवीन, मतलब एक इन बिटवीन द पॉइंट पूछा है और आउटसाइड, एक मान लो आउटसाइड पॉइंट पूछा है। तो इन दोनों का आंसर क्या क्या आएंगे पहले बताओ। पहली बात तो क्या बोला है कि दोनों जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन एंड आउटसाइड लाइक चार्जेस, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी प्लस सिग्मा होगा, यहाँ पे भी प्लस सिग्मा होगा, लाइक चार्ज है ना, मीन्स यहाँ पे अगर प्लस क्यू होगा मान लो तो यहाँ पे भी प्लस क्यू ही होगा, माइनस क्यू प्लस क्यू नहीं दिया है। तो इन बिटवीन क्या होगा बताओ। पहली बात हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट ऑफ चार्ज क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन यहाँ पे प्लस सिग्मा है तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन जो होगा रिपेल करेगा इसको, जो कि हो जाएगा प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला इसको रिपेल करेगा जो कि हो जाएगा प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 0, मतलब इन बिटवीन आंसर आएगा 0। अब बाहर के पॉइंट पर देखो, बाहर के इसके वजह से सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से भी हो जाएगा रिपेल करेगा इसको प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को ऐड करो तो हमारा आ जाएगा प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, मीन्स अंदर के पॉइंट पर 0 और बाहर के पॉइंट पर प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, मीन्स हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, उल्टा मत कर देना, ओके। हमारा जो बी ऑप्शन है इसके अंदर वो करेक्ट है। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ पड़ा हो तो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो मुझको ईमेल कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही होगा, ठीक है। नहीं पता होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको डाउट में से पूछ सकते हो, ठीक है। अ पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द, मतलब इस तरह से हमको शीट दी है, देखो इस तरह शीट जो कि दी है हमको 10 सेंटीमीटर, और एक चार्ज रखा है जो कि एग्जैक्टली इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर है, ठीक है। मतलब मान लो जैसे हमारे पास शीट है, इसके जस्ट ऊपर हमने एक चार्ज रखा हुआ, इस तरह का कंडीशन है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ओके। और क्या बोला है ध्यान से, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। ये फ्लक्स में से स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर में से कितना फ्लक्स पास होगा ये हमको पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। तो ध्यान से देखो स्क्वायर है, अगर इसको हमको क्लोज सरफेस बनाना हो, बिकॉज स्क्वायर का किसी एक साइड है, हमको क्लोज सरफेस बनाना हो तो हमको इस तरह से क्यूब बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। इसको पूरा एनक्लोज करने के लिए हमको क्यूब बनाना पड़ेगा कि नहीं, इस तरह से। तो हमको पूरा एनक्लोज करने के लिए इस तरह के हमको 6 चाहिए होगा, ठीक है, 6 ब्लेड्स, ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर, टोटल 6 चाहिए होगा। यहाँ पे लिखूंगा मैं 6 टाइम्स ऑफ फ्लक्स ड्यू टू स्क्वायर, ऐसे हमको 6 स्क्वायर चाहिए होगा, इक्वल टू आता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या बोला गॉस लॉ, क्या कहता है कि फ्लक्स लिंक थ्रू द क्लोज सरफेस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लोज सरफेस होना जरूरी है, तो हमने इसको क्लोज सरफेस बनाया, इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स ड्यू टू स्क्वायर हो जाएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, इसका आंसर आ जाएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो होप्स आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन के अंदर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन देखो
एक्चुअली आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन तो भी इसको करा दे रहा हूँ। ये क्या है कि ये ग्राफ जो है एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए इसको मैं करा दे रहा हूँ। ओके, इन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ टोटल चार्ज क्यू ऑफ रेडियस आर। अब इतना देख लो, सॉलिड स्फीयर जो होता है ना, सॉलिड स्फीयर जो होता है वैसे इसका मैंने डेरिवेशन कराया है, लेकिन मैंने इसको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कराया है। आप लेक्चर देख सकते हो कि अंदर जो डिस्टेंस अगर कैपिटल आर हो, तो अंदर किसी पॉइंट पर अगर मैं ढूंढना हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आता है। और बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आता है। मीन्स इसका ग्राफ जो होता है ना, इस तरह से कुछ बनता है, अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और बाहर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो आप इसका ग्राफ याद रख लो, आपको डायरेक्टली कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है। इसका आप ग्राफ डायरेक्टली याद रख लो, बिकॉज इसका जो डेरिवेशन है ये एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं है। अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऐसी आती है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है के क्यू आर अपॉन जो है यहाँ पर आ जाता है आर क्यूब। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, ठीक है। मतलब ये जो होता है नीचे हम कैपिटल आर क्यूब होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पर ये, और बाहर पॉइंट पर आता है के क्यू अपॉन जो है स्मॉल आर स्क्वायर, इस तरह से। तो आप जो है मतलब इन्वर्स देखो, अंदर के पॉइंट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, बाहर पॉइंट पर इस तरह से। तो ग्राफ जो है इस तरह से आता है, आप डायरेक्टली इसको याद रख सकते हो। तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन है इसके अंदर वो सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या बोला गया है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पूछा है डाइपोल का। तो मान लो जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैंने आपको समझाया था मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होता है, जब डाइपोल जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइंड हो, इस तरह से। क्योंकि जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइंड होगा, देखो डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइंड होगा, तो वो जो है मूव करने की टेंडेंसी नहीं रखता, वो जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाता है, ठीक है। जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ पर्टिकुलर एंगल पे होता तो उसके ऊपर टॉर्क लगता, लेकिन उसके डायरेक्शन में अलाइंड है ना। तो देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी क्रॉस ई, तो होता है पी ई साइन थीटा। तो यहाँ पे देखोगे साइन थीटा वैल्यू 0 है, यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू आ जाती है 0। मतलब यहाँ पे कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा, मीन्स ये मूव नहीं करेगा, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी कॉस थीटा। मिनिमम तभी होगा जब इसके एंगल में अलाइंड होगा। तो देखो यहाँ पर थीटा 0 रखोगे, आएगा माइनस पी। ये होता है मेरा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, कम से कम पोटेंशियल एनर्जी। जितना पोटेंशियल एनर्जी कम होगा उतना बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इसके अंदर वो सी ऑप्शन है, 0 डिग्री, ठीक है। मतलब डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, देखो डाइपोल का डायरेक्शन क्या है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव। डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगा, तब इसका जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो मिनिमम आएगा, ठीक है। तो होप्स आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड में करा रहा हूँ, बिकॉज जो है आपको इस स्पीड में करने की आदत डालनी पड़ेगी। आपको 1 घंटे के अंदर टोटल 50-40 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ओके। तो क्या बोला देखो ध्यान से, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन बाय पैरेलल प्लेट्स। देखो इस तरह से हमारे पास पैरेलल प्लेट्स हैं। मान लेते हैं कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, और इस तरह से हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, ठीक है, इस तरह, जिसकी वेलोसिटी है v। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रॉन जो है अपने नॉर्मल पाथ से इस तरह से डेविएट कर जाता है। आपको पता है ना ये कॉन्सेप्ट। देखो इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा, देखो नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, माइनस क्यू ई, है कि नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ई चार्ज है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा माइनस ऑफ ई इंटू ई। इलेक्ट्रॉन देखो फोर्स लगेगा माइनस ऑफ ई इंटू ई, क्यू जी होता है ना माइनस ऑफ, तो ई इंटी हो जाएगा। लेकिन एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस ऑफ ई बाई एम। फोर्स की जगह पर एम में रख के आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो, जो कि आएगा माइनस ऑफ ई बाई एम, ठीक है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन था इसलिए माइनस आया, अगर यहाँ पे प्रोटॉन होता है ना, तो यहाँ पे ई बाई एम होता है कि प्लस ई बाई एम होता है, ठीक है।
तो होप सो क्वेश्चन समझ पड़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन या कोई नेगेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। ओके, तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोला ध्यान से, एन इलेक्ट्रॉन एंटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो सेम सेम उसी कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड है क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद द वेलोसिटी, देखो कैमरा चालू है। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद द वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब मान लो कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है ना वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो इसकी वी वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैंने आपको बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये इस तरफ लगेगा माइनस ऑफ ई इंटू ई। तो ध्यान से बताओ कि अगर वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की इस तरफ है और उसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस तरफ, ये फोर्स है, फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो बताओ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगा। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डेफिनेटली डिक्रीज होगी ना, बिकॉज बॉडी इस तरफ मूव कर रही है लेकिन मैं इसको पीछे की तरफ खींच रहा हूँ, तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ कम हो जाएगी। मीन्स हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इसके अंदर वो सी होगा, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज जस्ट ऑफ द एंट्री। अगर यहाँ पे प्रोटॉन होता तो उसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होती, तो यहाँ पे फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में तो उसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो जाती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा और वेलोसिटी इसकी डिक्रीज हो गई। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है। ओके, इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ओके ये क्वेश्चन है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट गॉस लॉ। गॉस लॉ के स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। देखो हमारे को गॉस लॉ पता है ना, गॉस लॉ क्या होता है कि फ्लक्स लिंक थ्रू द एनक्लोज्ड मीन्स बाय क्लोज सरफेस इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस। हाँ पहली बात तो सही है, गॉस लॉ हमेशा ट्रू होता है, बस खाली इसको मतलब जो उसको हम हर जगह यूज़ नहीं करते जिससे कि बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आई, लेकिन गॉस लॉ एक लॉ है, लॉ तो हर जगह वैलिड होता है, हर जगह ट्रू है। मीन्स पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा क्या बोला है, द टर्म क्यू ऑन द राइट साइड ऑफ गॉस लॉ इंक्लूड द सम ऑफ ऑल चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये क्यू जो होता है ये चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। हाँ ठीक है, मतलब ये क्या होता है, क्यू एनक्लोज्ड होता है ना, क्यू इनसाइड। मैंने आपको बताया ये क्यू होता है ना, ये हमेशा जो है अंदर का चार्ज होगा, अंदर अंदर जितने चार्ज होंगे ना, मीन्स गॉस सरफेस जितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है वही होगा। मीन्स अपना बी ऑप्शन भी करेक्ट है। गॉस लॉ इज नॉट मच यूजफुल इन कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड व्हेन द सिस्टम हैज सम सिमेट्री। ये तो गलत है, इसका उल्टा होना चाहिए ना। गॉस लॉ तब यूजफुल तभी होता है जब कोई सिमेट्री होती है। देखो वैलिड तो हर जगह है लेकिन यूजफुल तभी होता है जब इस तरह से स्फीयर हो या इस तरह से सिलेंडर हो जिसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या तो उसके पैरेलल आ जाती हैं एरिया वेक्टर के या तो परपेंडिकुलर आ जाती हैं। तो गॉस लॉ जो है लगाना यूजफुल हो जाता है, मीन्स ईजी हो जाता है हमारे लिए। तो सी ऑप्शन जो है गलत बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है कि नॉट यूजफुल है, लेकिन अपने लिए तो वो यूजफुल है। मीन्स हमारा जो सी ऑप्शन है वो गलत है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट है, क्योंकि पूछा है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू पूछा है ना, तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। दूसरा बोला गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ मेंटेन बाय कूलम लॉ। हाँ तो उसके ऊपर से हमने डेरिवेशन किया था गॉस लॉ का निकालने के लिए, तो डी ऑप्शन जो है वो तो करेक्ट ही है, क्योंकि कूलम्स लॉ की मदद से हमने गॉस लॉ डिराइव किया था, या तो उल्टा बोल सकते हो गॉस लॉ की मदद से हमने कूलम्स लॉ डिराइव किया था, जो भी बोलो, लेकिन वो डिपेंड करता है। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सी ऑप्शन गलत है। अब देखो क्या बोला है कि फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन विच इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, ध्यान से देखो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, बिकॉज यहाँ पे देखो लाइंस क्राउडेड हैं, यहाँ पे लाइन दूर दूर है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E1 है, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो E1 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन E2, ऐसा मान लो। ओके, फिर क्या बोला, डाइपोल प्लेस किया है यहाँ पे -q -p
प्लस पी, इस तरह से डाइपोल रखा है, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट इस तरफ आएगा, डेफिनेटली नेगेटिव से पॉजिटिव। तो डाइपोल विड नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, पहला ऑप्शन गलत है, बिकॉज ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मान लो ये डाइपोल पी प्लस पी है, देखो मान लो प्लस पी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ये F1 है, ये क्या है, F1 इज फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू, और यहाँ पे माइनस पी है, इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस तरफ, ये क्या है, फोर्स ड्यू टू माइनस पी, माइनस क्यू बोल दो, ठीक है, माइनस क्यू। तो डेफिनेटली देखो ये फोर्स बड़ा होगा, बिकॉज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ क्यू इंटू ई। तो फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, मीन्स यहाँ का जो फोर्स होगा हमेशा ज़्यादा होगा, और यहाँ का जो फोर्स है कम है, यहाँ पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, प्लस ऑफ क्यू इंटू ई। लेकिन यहाँ पे E2 है, यहाँ पे E1 है, तो E1 इज ग्रेटर देन E2, देयरफॉर फोर्स ऑन 1 इज ग्रेटर देन फोर्स ऑन 2। ये फोर्स 2 है, फोर्स 1 है, F1 का फोर्स हमेशा बड़ा होगा, मीन्स यहाँ पे नेट फोर्स, जैसे मान लो इस तरफ एक फोर्स लग रहा है, इस तरफ एक फोर्स लग रहा है, तो F1 का फोर्स बड़ा होगा, मीन्स अपना नेट फोर्स जो आएगा ना वो लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा। देखो ये लेफ्ट साइड है ना, तो अपना जो डाइपोल विद एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, अपना जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, यहाँ पर लेफ्ट में फोर्स लगेगा, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉन यूनिफॉर्म है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता तो नेट फोर्स 0 होता, यहाँ का फोर्स और यहाँ का फोर्स कैंसिल आउट हो जाता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो यहाँ का फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा इसलिए यहाँ का फोर्स ज़्यादा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम इसलिए यहाँ का फोर्स कम। तो अपना करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन है, जिसके अंदर क्या है कि डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स द लेफ्ट। ओके, तो होप सो आपको क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इस, देखो हमको इस तरह से दिया गया है, एक इस तरह से फिगर ड्रॉ किया गया है जिसके अंदर प्लस क्यू दिया है, एक स्क्वायर ड्रॉ किया गया, स्फीयर ड्रॉ किया है जिसके अंदर प्लस क्यू दिया है, एक ओवल ड्रॉ किया गया है जिसके अंदर प्लस क्यू दिया है, और एक इस तरह से रैंडम शेप ड्रॉ कर दिया है जिसके अंदर प्लस क्यू दिया है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। अरे यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स क्या होता है, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होता है मीडियम, फ्लक्स होता है चार्ज, सबके अंदर चार्ज सेम है, भले उसको शेप कुछ भी हो। इसका मान लो प्लस क्यू, इसको 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही, तो यहाँ से भी 4 निकलेगा, यहाँ से भी 4 निकलेगा, यहाँ से भी 4 निकलेगा, और यहाँ से भी 4 ही निकलेगा ना, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो प्लस क्यू में से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं, सब में 4 निकलेगी ना, तो वही होता है फ्लक्स, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस, सब में सेम आएगा। तो फ्लक्स जो है इज सेम फॉर ऑल द फिगर्स, इसमें जो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ध्यान देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज बॉट नियर एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेस्ट गिवन बाय। तो यहाँ पे देखो एक ही बात आपको याद रखना है कि कभी भी कंडक्टिंग स्फीयर दिया हो ना, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी एंटर करेगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा इस तरह से। ध्यान से देखोगे तो अपना सी और डी ऑप्शन तो वैसे ही गलत है, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कोई पर्टिकुलर एंगल बना रहा है। एकदम स्ट्रेट ले जाओगे इस तरह से तो यहाँ पर तो कोई एंगल बन जाएगा ना, ये भले परपेंडिकुलर है, ये वाला एंगल बना देगा। तो अपना तो सी और डी गलत है, बचे ए और बी। तो बी ऑप्शन देखोगे ध्यान से, तो अगर मान लो कोई कंडक्टिंग प्लेट हो तो एक तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड घुसा तो दूसरी तरफ से निकलेगा भी, तो अपना जो ए ऑप्शन है ना वो करेक्ट है, एक तरफ से घुस रहा है दूसरी तरफ से निकल रहा है। बी ऑप्शन जो है गलत है, दोनों तरफ से एंटर कर रहा है, वो गलत होगा, बिकॉज कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके अंदर घुसेंगी उतना ही बाहर निकलेंगी, ऐसा नहीं कि दोनों तरफ से वो घुसेगा। ओके, बिकॉज प्लस क्यू चार्ज वहाँ पे रखा है, तो प्लस क्यू चार्ज वहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ से घुसेगा दूसरी तरफ से वो निकल जाएगा, मीन्स अपना जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, बी ऑप्शन है वो गलत है। बी ऑप्शन में क्या हो रहा है कि दोनों साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा है, तो एंटरिंग वाला दोनों तरफ से गलत होगा, बिकॉज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, मीन्स जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर टर्मिनेट करेंगी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो
इन द फिगर टू पॉजिटिव चार्ज Q2 एंड Q3 आर प्लेस्ड अलोंग वाई एक्सिस। यहाँ पे एक चार्ज Q2 है, ये एक चार्ज Q3 है, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये प्लस Q2 है, ये प्लस Q3 है, और दे एक्सर्ट अ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इन प्लस डायरेक्शन ऑन द चार्ज Q1। ये चार्ज Q1 जो है ना, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो प्लस डायरेक्शन में लग रहा है। तो बताओ ध्यान से, फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो डेफिनेटली इसको ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, है ना। जैसे मान लो इसके उधर से फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, इसके उधर से फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, इन दोनों का फोर्स लग रहा है डायरेक्टली एफ नेट, जो कि लग रहा है प्लस एक्स डायरेक्शन में। ये तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि नेट फोर्स जो लग रहा है इन दोनों की वजह से ये एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ पे फोर्स F1, यहाँ पे फोर्स F2, दोनों का नेट लगा इन एफ डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है, Q1 शुड बी डेफिनेटली जो है पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करते, तो यहाँ पे फोर्स जो होता है वो माइनस एक्स डायरेक्शन में आता है, प्लस की डायरेक्शन में, इसलिए फोर्स यहाँ पर लगा और जो फोर्स लग रहा है वो प्लस एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। अब क्या बोल रहे हैं, इफ अ पॉजिटिव चार्ज Q इज एडेड एट x इक्वल टू 0। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऐड किया है x इक्वल टू 0 पर, पॉजिटिव चार्ज Q, तो ये पॉजिटिव चार्ज Q भी इसको इस तरफ फोर्स लगेगा, इस तरफ इसको फोर्स लगाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो अपना एफ नेट की वैल्यू हो जाएगी वो इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन यहाँ पे देखो डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा ना। ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसका भी फोर्स इस तरफ लगेगा, तो इन दोनों को नेट डायरेक्शन इस तरफ रहेगा। लेकिन जो पहले जो फोर्स की वैल्यू आ रही थी उससे फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, बिकॉज से प्लस Q आ गया, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। मीन्स क्या लिखा है कि सेल इंक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ प्लस एक्स एक्सिस। अपना जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। बी ऑप्शन ने बोला डिक्रीज करेगा तो गलत है। सी ऑप्शन बोल रहा है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में चला जाएगा फोर्स, तो भी गलत है। फोर्स का डायरेक्शन तो सेम ही आएगा ना, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव तो अट्रैक्ट ही करेगा कि नहीं। हमने नेगेटिव चार्ज कैसे पता लगाया, बिकॉज ये दोनों इसको अट्रैक्ट कर रहे थे, तभी तो नेट फोर्स इस तरफ आ रहा था, और हमने मान लिया कि Q1 चार्ज जो है वो नेगेटिव है, इसलिए इसका फोर्स इस तरफ आया। तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है। तो होप्स तो आज का आपको क्वेश्चंस की सीरीज अच्छी लगी होगी। इसी तरह के हमारे चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारे के सीरीज आने वाले हैं। तो आपको सारे सीरीज़ का आपको लाभ उठाना है तो आप चैनल के बाद सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, ओके, बाय बाय।